आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेखाएँ और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ठीक है? तो बिंदु क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए बिंदु क्या होता है, बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जो किसी सटीक स्थान को निर्धारित करती है। अगर अंतरिक्ष में, स्पेस में कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमें बताना है, तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें अर्थ और सन को इंडिकेट करना है। अर्थ और सन दोनों अंतरिक्ष में हैं, तो दोनों को इंडिकेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट लेंगे, उससे अर्थ को इंडिकेट कर देंगे और एक पॉइंट लेंगे, उससे सन को इंडिकेट कर देंगे। अब देखिए पूरा का पूरा अर्थ बनाना, डायग्राम में पूरा का पूरा अर्थ बनाना या पूरा का पूरा सन बनाना ये पॉसिबल नहीं है। तो इन बड़े ऑब्जेक्ट्स को दर्शाने के लिए, इनकी स्थिति को बताने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, बिंदु का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब देखिए ये बिंदु हमने देखा कि इसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। तो ऐसी कोई भी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, ना कोई चौड़ाई हो और ना ही कोई ऊंचाई हो, उस आकृति को हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। इसी बिंदु को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई गोला है, कोई स्फेयर है, ठीक है? उस स्फेयर की आप त्रिज्या को, रेडियस को कम करते जाएँ। जैसे-जैसे आप कम करते जाएँगे और एक समय इतना आएगा कि उसकी जो त्रिज्या है, वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है? त्रिज्या लगभग 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो आकृति आपको प्राप्त होगी, वो क्या होगी? एक बिंदु प्राप्त होगी, एक पॉइंट आकृति प्राप्त होगी, ठीक है? उस समय आपको जो आकृति प्राप्त होगी, उसी को हम कहेंगे बिंदु। क्लियर है? तो आपको बिंदु समझ आ गया होगा। बिंदु के बाद अगला जो टॉपिक है, वो है रेखाखंड, ठीक है? हमें देखना है कि रेखाखंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो देखिए, रेखाखंड क्या होता है? कोई भी 2 बिंदु हैं, उन 2 बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इन दोनों के बीच में जो सबसे कम दूरी होगी, उस दूरी को ही हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक हम कैसे जा सकते हैं, इस तरह जा सकते हैं, इस तरह जा सकते हैं और भी किसी रास्ते से इस तरह भी जा सकते हैं, या फिर हम ए से बी के बीच में एकदम सीधा चलें, ठीक है? तो इस तरह भी हम पहुँच सकते हैं। अब देखिए इन चारों रास्तों में जो सबसे छोटा रास्ता है, जो सबसे छोटी दूरी है, वो कौन-सी है? ए से बी के बीच की ये बीच वाली दूरी। तो जो सबसे छोटी दूरी है, वही दूरी क्या कहलाएगी? रेखाखंड कहलाएगी, ठीक है? तो कोई भी 2 बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी, उसी को हम बिंदु कहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, सबसे कम दूरी होगी, उस दूरी को ही हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे या लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्लियर है? तो आपको लाइन सेगमेंट समझ आ गया होगा। अब देखिए कोई भी लाइन सेगमेंट होता है, उसके 2 अंत बिंदु होते हैं। एक मान यहाँ पर क्या है, एक ए है, एक बी है, ठीक है? कोई भी लाइन सेगमेंट होगा, उसके 2 अंत बिंदु होंगे। इनको एंड पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है? ए और बी। और किसी भी लाइन सेगमेंट को हम किस तरह व्यक्त करेंगे, वो भी देख लीजिए। जैसे ए और बी इसके अंत बिंदु हैं, तो ए बी लिखेंगे हम और उस पर बार चढ़ा देंगे, ठीक है? तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ए बी का बार। किसी भी लाइन सेगमेंट को हमें कैसे व्यक्त करना है? जो उसके एंड पॉइंट्स हैं, उसके जो अंत बिंदु हैं, उनको लिखेंगे और उन पर बार लगा देंगे और इसको पढ़ना कैसे है? ए बी का बार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है। क्लियर है? इसके आगे पढ़ते हैं हम। रेखाखंड के बाद हमको पढ़ना है कि रेखा क्या होती है, लाइन क्या होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रेखाखंड क्या होता है। अब हमको पढ़ना है कि रेखा क्या होती है। तो देखिए रेखा क्या होती है, अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, ए भी एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है, इसके दोनों बिंदुओं को आप दोनों तरफ विस्तारित करिए। ए वाले बिंदु को, ये लेफ्ट साइड है, तो इसको लेफ्ट साइड एक्सटेंड करते जाइए और बी वाले को बी राइट साइड एक्सटेंड करते जाइए। दोनों तरफ जब आप विस्तारित करेंगे, तो जो आकृति आपको प्राप्त होगी, उसी को हम रेखा कहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट के दोनों अंत बिंदुओं को अगर हम अनंत रूप से विस्तारित करें, तो जो आकृति हमें प्राप्त होगी, वो एक रेखा होगी, एक लाइन होगी। क्लियर है? तो लाइन कुछ नहीं है, रेखाखंड का ही एक विस्तारित रूप है। रेखाखंड को ही अगर हम अनंत तक विस्तारित कर दें, तो हमें क्या प्राप्त होगी?
एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो तीर के निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये तीर का निशान बता रहा है कि रेखा दाईं तरफ एक्सटेंड हो रही है, विस्तारित हो रही है, और इस तरफ भी तीर का निशान लगा लेंगे। इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो रेखा है दोनों तरफ अनंत रूप से विस्तारित हो रही है। ठीक है, तो आपको रेखा को व्यक्त करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। कोई भी दो बिंदु, रेखा के ऊपर कहीं भी दो बिंदु आप ले सकते हैं। ठीक है, और दो तीर के निशान आपको बनाने हैं रेखा रेखा को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, अब आप इसको व्यक्त कैसे करेंगे? जो जिन बिंदुओं से रेखा होके जा रही है, ए और बी से होके जा रही है, तो आप ए बी लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ तीर का निशान बनाते हुए इस तरह लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो आपने रेखाखंड को कैसे व्यक्त किया था? ए बी लिखा था, उसमें बार चढ़ा लिया था, यहाँ पर तीर का निशान नहीं था क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ रहा था, जितनी दूरी उसकी थी उतनी ही थी। लेकिन रेखा में क्या है, रेखा दोनों तरफ विस्तारित हो रही है, तो दोनों तरफ उसके विस्तारण को बताने के लिए हम एक लाइन खींचकर दोनों तरफ तीर के निशान बनाएंगे। क्लियर है? तो डबल एरो लाइन बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको लाइन को कैसे व्यक्त करना है? ए बी लिखकर दोनों तरफ तीर के निशान बनाकर आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अब हम देखते हैं कि किरण क्या होती है। ठीक है, हमने रेखा पढ़ा था, तो किरण क्या होती है? किरण या रे रेखा का ही एक भाग होती है। ठीक है, इसमें फर्क क्या होता है कि जो रेखा होती है वो दोनों तरफ अनंत रूप से विस्तारित होती है, एक्सटेंड होती है, जबकि जो किरण होती है वो एक बिंदु उसका फिक्स होता है। ठीक है, एक निश्चित बिंदु होता है, वहां से प्रारंभ होती है और दूसरी तरफ अनंत तक विस्तारित होती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, तो जिस बिंदु से किरण प्रारंभ होगी, स्टार्ट होगी, उस बिंदु को हम प्रारंभिक बिंदु या आदि बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब देखिए किरण के उदाहरण की बात करें तो जैसे सूर्य की किरणें हैं, टॉर्च से जो रोशनी निकलती है उसकी किरणें, ये क्या है? किरण के एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए किरण को आपको व्यक्त कैसे करना है। यहाँ पर किरण जो है वो बिंदु से प्रारंभ हो रही है, और किरण के ऊपर कहीं पर भी, इस बिंदु को छोड़कर कहीं पर भी आप एक बिंदु ए ले लीजिए, कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रारंभिक बिंदु है उसको लिखेंगे, और जो एक बिंदु हमने लिया है किरण के ऊपर उसको लिखेंगे, और यहाँ पे ऐसा तीर का निशान बना देंगे। क्लियर है? तो आपको किसी किरण को प्रदर्शित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए आपको क्या करना है, प्रारंभिक बिंदु को लिखना है, और एक बिंदु उसके ऊपर रेखा पर, किरण पर कहीं पर भी आप ले सकते हैं, और दोनों बिंदुओं को लिखकर आपको एक तीर का निशान बनाना है। क्लियर है? इस तरह से आप किरण को प्रदर्शित करेंगे, इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? तो आपको समझ आ गया होगा कि किरण क्या होती है, रे क्या होती है। रे क्या है? रेखा का एक भाग है जो कि एक निश्चित बिंदु से, एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ अनंत तक विस्तारित होता है, अनंत तक जाती है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था बिंदु, पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है? बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है, और ना ही कोई ऊंचाई होती है। बिंदु का उपयोग कहाँ होता है? बिंदु का उपयोग किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए, उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए होता है। क्लियर है? जैसे पृथ्वी है या सूर्य है, ऐसी आकृतियाँ जिनको हम बना नहीं सकते, उनको प्रदर्शित करने के लिए, उनको इंडिकेट करने के लिए हम बिंदु का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस जो होती है, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट में होता क्या है? लाइन सेगमेंट में ये दोनों एंड पॉइंट्स जो होते हैं, अंत बिंदु जो होते हैं, वो निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, और इसकी दूरी भी निश्चित होती है, इसकी दूरी भी चेंज नहीं होती है, इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो बदलती नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है कि इसके दोनों अंत बिंदु, रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु निश्चित होते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई भी निश्चित होती है। ठीक है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ए बी बार, जैसे ए और बी अंत बिंदु हैं तो ए बी बार से हम प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा रेखा, लाइन। तो लाइन क्या होती है? जब हम किसी रेखाखंड के दोनों एंड पॉइंट्स को अनंत तक विस्तारित कर दें तो हमें एक लाइन प्राप्त होगी, एक रेखा प्राप्त होगी। क्लियर है? अब देखिए लाइन सेगमेंट को हमने ए बी बार से प्रदर्शित किया था, अब लाइन को कैसे प्रदर्शित करेंगे? यहाँ पर ए बी लिखकर दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हुए लाइन बनाएंगे। क्लियर है? डबल एरो लाइन यहाँ पर बनाएंगे, उससे हम प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद किरण, तो किरण क्या होती है? अब देखिए किरण रेखा का ही एक भाग है।
ठीक है, रेखा क्या दोनों तरफ अनंत रूप से विस्तारित हो रही थी, जबकि जो किरण है उसका एक बिंदु निश्चित होगा और एक तरफ वो अनंत तक विस्तारित होगी। क्लियर है? इसको अब प्रदर्शित कैसे करना है? इसको प्रदर्शित करने के लिए हम इसका एक प्रारंभिक बिंदु ले लेंगे और किरण के ऊपर एक कोई बिंदु ले लेंगे और उसको दोनों बिंदुओं को लेकर तीर का निशान बनाते हुए इस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे ए बी और उसके ऊपर तीर का निशान। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ तीर के निशान थे, यहाँ पर एक ही तरफ तीर का निशान है, मतलब किरण जो है एक ही तरफ बढ़ाई जा सकती है, एक पॉइंट उसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जबकि रेखा में लाइन में क्या है, दोनों तरफ तीर का निशान लगा है, इसका मतलब रेखा को हम दोनों तरफ अनंत रूप से विस्तारित कर सकते हैं। रेखाखंड में क्या है, रेखाखंड में दोनों पॉइंट फिक्स हैं, इसको हम विस्तारित नहीं कर सकते। जो रेखाखंड जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, और इसीलिए इसमें इसके जो इसका जो सिंबल है उसमें हमने किसी भी तीर के निशान का उपयोग नहीं किया है, सिंपल लाइन खींची है, सिंपल बार बनाया है। ठीक है, तो ये ए बी का बार इस तरह से रेखाखंड को हम प्रदर्शित करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि रेखाखंड, रेखा और किरण में क्या अंतर है और कैसे इनको प्रदर्शित करते हैं, और इनके डायग्राम भी आपको समझ आ गए होंगे। आइए इसके बाद हमको पढ़ना है रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, तो रेखाओं के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, सभी की सभी रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी तो उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर एल एम एन तीन रेखाएं हैं। ठीक है, तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काट रही है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। इसके बाद आता है अप्रतिच्छेदी रेखाएं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए अप्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे ये पी और क्यू दो रेखाएं हैं, इनको हम कितना भी आगे बढ़ा लें, दोनों तरफ कितना भी बढ़ा लें, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही हम पैरेलल लाइंस कहते हैं या समांतर रेखाएं कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं होती हैं जो कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, चाहे इनको कितना भी आगे बढ़ा लिया जाए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाओं के अलावा एक और रेखा होती है, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये क्या होती है, ये एक ऐसी रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। जैसे यहाँ पर एम और एन दो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं को एल जो रेखा है ए और बी बिंदुओं पर काट रही है, मतलब दोनों रेखाओं को एल जो रेखा है अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए ये जो एल है वो एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। अगर एक ही बिंदु पर काटेगी तो वो तिर्यक रेखा नहीं होगी। आइए अब देखते हैं कोण क्या होते हैं। देखिए, कोण या एंगल, कोण क्या होता है, जब भी दो किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है, तो वहां पर कोण बनता है। ठीक है, कैसे, एक किरण एक किरण यहाँ पे पी क्यू है, एक पी आर है। क्लियर है, दोनों कहाँ पर मिल रही है, पी पर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस किरण से इस किरण तक जो घुमाव है, ये जो घुमाव है, इस घुमाव को ही क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती हैं उसको शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, और ये दोनों किरणों को हम भुजा बोलते हैं। ठीक है, साइड बोलते हैं। ये इस कोण की इस कोण की क्या है, भुजाएं हैं। ये बिंदु क्या है, शीर्ष से वर्टेक्स है। क्लियर है? अब इसका नाम कैसे देना है आपको, इसका नाम देने के लिए हम इसको सिंपल, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिल रही है, जिस बिंदु पर ये कोण बन रहा है, उस बिंदु को उस बिंदु का नाम लेकर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कोण
पी है, ठीक है। ये क्या है, कोण पी है। अगर हमको सिंबल के रूप में लिखना है तो हम इस तरह कोण का निशान बनाएंगे और यहाँ पर पी लिख देंगे। सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोण पी। लेकिन अगर आपको और अच्छे से लिखना है इसको, तो यहाँ पर दो बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। आपको क्या करना है, शीर्ष को जो वर्टेक्स है उसको बीच में रखना है। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो क्यू पी आर, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा कोण क्यू पी आर, ठीक है। सिंबल के साथ लिखेंगे तो कोण क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ से शुरू करें तो इसको ऐसे लिखेंगे आर पी क्यू, तो ये हो जाएगा कोण आर पी क्यू, ठीक है। एक ही कोण को आप तीन तरह से लिख सकते हैं, कोण पी, कोण क्यू पी आर, कोण आर पी क्यू। लेकिन तीनों में ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है, वो बीच में होना चाहिए। यहाँ तो सिंगल ही है, केवल पी को लेकर नाम दिया है, लेकिन इन दोनों नामों में जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है, वो बीच में रहेगा, ठीक है। हमेशा जब भी आप कोण का नाम रखेंगे, कोण का नाम अगर लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओवेलिस्ट बिंदु है, जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है, उसको आपको बीच में रखना है। बाकी दोनों भुजाओं के जो बिंदु है वो एक इस तरफ रहेगा, एक इस तरफ रहेगा। क्लियर है? इस तरह आपको नाम देना है तो आपको कोण समझ में आ गया होगा। दो किरणें जहाँ पर इस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर कोण बनता है दोनों किरणों के बीच में, और दोनों किरणों के बीच में जो गैप होता है, जो घुमाव होता है, उस घुमाव को ही क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अब इस कोण को हम सिंपल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू होगी, जो भी इसका मान होगा, ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा। बाद में आगे हम पढ़ेंगे कि अलग अलग इनके मान होते हैं, अलग अलग वैल्यूज होती हैं। क्लियर है? तो आपको एंगल समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि कोणों को हम कैसे माप सकते हैं। कोणों को मापना, एंगल मेजरमेंट। तो एंगल मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक वृत्त लिया, एक सर्कल लिया, ठीक है। इस सर्कल के केंद्र पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जो कोण बन रहा है, इस सर्कल का जो ये सेंटर है, इस पर जो कंप्लीट एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको हमने मान लिया 360 डिग्री, ठीक है। और इस एंगल के बराबर बराबर 360 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए, 360 भाग, ठीक है। इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसको, या ये समझ लीजिए कि इस वृत्त को हमने 360 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब 360 भागों में बांटने के बाद इसको जब हम 360 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक जो भाग होगा उसका जो कोण बनेगा केंद्र पर, ठीक है, उसको हमने 1 डिग्री मान दिया। मतलब एक भाग को हमने, एक हिस्से को हमने क्या मान दिया, 1 डिग्री। तो 360 टुकड़े हमने किए, 360 भाग किए हैं, तो 360 भाग मिलकर क्या बनाएंगे, 360 डिग्री। आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब क्या करना है, अगर ऐसे 10 भाग मिल जाएं, इस तरह के 10 भाग मिल जाएं, तो एंगल हो जाएगा 10 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह एक एक ऐसे 90 भाग मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ऐसे 180 भाग, ठीक है, मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसी तरह 270 भाग 270 डिग्री का कोण बनाएंगे और वापस हम 360 डिग्री पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ कोणों को कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं। जैसे केंद्र पर जो कंप्लीट एंगल बन रहा है, पूरा जो कोण बन रहा है, उसको हम पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो जो पूर्ण कोण होगा, जो कंप्लीट एंगल होगा, वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। अब इस पूर्ण कोण का हम आधा कर लें, हाफ कर लें, तो हमें मिलेगा 360 का आधा 180 डिग्री। तो इस एंगल को बोलते हैं सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। पूरा जो कोण है वो कितने का है, 360 डिग्री का, उसका आधा किया तो हमें मिलेगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसे हम सरल कोण या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ तक एक सीधी रेखा बना रहा है, ठीक है, इसलिए इसको सरल कोण बोलते हैं। अब देखिए, इसके बाद 180 डिग्री का जो कोण है उसका भी हम आधा कर लें, ठीक है। 180 का ये पूरा है, इसका आधा कर लें। आधा करेंगे तो कितना, 90 डिग्री के दो कोण बनेंगे। तो 90 डिग्री का जो कोण होगा उसको हम बोलेंगे समकोण या राइट एंगल। क्लियर है? तो 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल बोलेंगे।
उसका आधा करेंगे तो हमें सरल कोण स्ट्रेट एंगल मिलेगा 180 डिग्री का। 180 का भी आधा करेंगे तो हमें समकोण मिलेगा, राइट एंगल मिलेगा 90 डिग्री का। क्लियर है? ये कुछ स्पेशल कोण है जिनके नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। क्लियर है? अब हमको पढ़ना है कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो कोणों के प्रकार, कितने प्रकार के कोण होते हैं आइए देखते हैं। पहला जो कोण हमको देखना है वो है समकोण, राइट एंगल। अब हमने पढ़ा था कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसे हम राइट एंगल कहेंगे। अब इसका सिंबल कैसा है, देखिए इस तरह का जो एंगल होगा, यहाँ पर इस तरह का सिंबल आपको बनाना है, कुछ इस तरह का। ये दो लाइनें हैं और इस तरह का। ठीक है, इस तरह से राइट एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है राइट एंगल को, 90 डिग्री के कोण को। क्लियर है? दूसरा है अपना सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। जो 180 डिग्री का कोण होगा उसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे, सरल कोण कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बनता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक का जो घुमाव रहेगा वो 180 डिग्री का रहेगा। ये 90 डिग्री का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो घुमाव रहेगा वो 90 डिग्री का है। इसी तरह पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, ये होगा 360 डिग्री का। 360 डिग्री का जो कोण होगा उसको हम पूर्ण कोण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घूमकर वापस वहीं पर आ जाएंगे तो हमें कितने डिग्री का कोण मिल जाएगा, 360 डिग्री का कोण। ठीक है, ये किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण के बराबर होता है। क्लियर है? इसके बाद हमको देखना है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण या एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच का जो कोण रहेगा उसको हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, इस तरह का कुछ कोण बनेगा। और भी डायग्राम आप बना सकते हैं, कोई भी कोण इस तरह का भी आप बना सकते हैं, इस तरह से। ये भी एक एक्यूट एंगल है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, किसी भी तरह आप घुमाकर बना सकते हैं लेकिन बस 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसके बाद आता है अधिकोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? ये 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। मतलब 90 से 180 के बीच का जो एंगल होगा उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल या अधिकोण कहेंगे। क्लियर है? इस तरह का कुछ आपको दिखेगा, 180 से छोटा रहेगा। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। मतलब 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का जो भी कोण होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। अब देखिए किस तरह से रहेगा। यहाँ पर देखिए ये जो दो किरणें कोण बना रही है, एक कोण अंदर की तरफ बन रहा है ये वाला, और एक बाहर की तरफ बन रहा है। तो जो अंदर बन रहा है वो तो न्यून कोण है क्योंकि वो तो 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन जो बाहर बन रहा है वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, और 360 से छोटा होगा। तो ये जो कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कोण कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। और जो अंदर जो बन रहा है, अंदर जो ये कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री से छोटा होगा, तो ये न्यून कोण कहलाएगा। क्लियर है? अब आप न्यून कोण को ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यून कोण जो होता है वो समकोण से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल समकोण बोलते हैं। तो न्यून कोण समकोण से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, या 0 डिग्री और समकोण के बीच का कोण न्यून कोण कहलाता है। इसी तरह अधिक कोण को भी आप कह सकते हैं कि ये समकोण और सरल कोण के बीच का होता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। ठीक है, तो अधिक कोण समकोण और समकोण और सरल कोण के बीच का कोण होगा। ठीक है, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। इसी तरह रिफ्लेक्स एंगल को आप क्या बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बीच का एंगल होता है, या सरल कोण या पूर्ण कोण के बीच का कोण क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो इस तरह भी इन कोणों को आप नाम दे सकते हैं, इस तरह भी आप बता सकते हैं इनको। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हमको देखना है आसन्न कोण क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो आसन्न कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनके बीच में एक भुजा कॉमन होती है, एक भुजा ओवेनिस्ट होती है। ठीक है, और बाकी की दो भुजाएं ओवेनिस्ट भुजा के विपरीत दिशाओं में होती है। ठीक है, यहाँ पर ओवेनिस्ट भुजा ये है और बाकी की दो भुजाएं इसके दोनों तरफ है। अब यहाँ पर जो ये जो बिंदु है ये शीर्ष है। ठीक है, एडी जो भुजा है वो ओवेनिस्ट भुजा है, कॉमन साइड है, और ए बी और ए सी जो है ये क्या है? विपरीत साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से कोण आसन्न कोण है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सी ए डी ये जो कोण है और बी ए डी
ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच में ये साइड कॉमन है, एडी साइड कॉमन है, और कॉमन साइड के विपरीत दिशाओं में बाकी की दो भुजाएं हैं। ठीक है, नॉन कॉमन जो आर्म्स है, ठीक है, अवेनिस्ट जो भुजाएं हैं वो दोनों विपरीत दिशाओं में। क्लियर है? तो कौन कौन से कोण आसन्न कोण है? देखिए, कोण बी ए डी और कोण सी ए डी। ठीक है, बी ए डी और सी ए डी ये दोनों आसन्न कोण है। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें कोण बी ए सी, मतलब ये पूरा कोण, और कोण बी ए डी, ये जो है आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, इनमें भी एक साइड कॉमन है। देखिए, बी ए सी और बी ए डी में ए बी जो साइड है या बी ए साइड है ये कॉमन है, लेकिन ये जो है आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आसन्न कोण होते हैं उनमें जो ओवेरिस्ट भुजा होती है वो बाकी दो भुजाओं के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पर जो ओवेरिस्ट भुजा है उसके एक ही तरफ बाकी की दो भुजाएं हैं। ठीक है, बी ए सी की साइड ये और बी ए डी की साइड ये, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? इनकी ओवेरिस्ट भुजा ए बी होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए बी ए सी और बी ए डी क्या होंगे? आसन्न कोण नहीं होंगे। इसी तरह कोण बी ए सी और सी ए डी ये भी आसन्न कोण नहीं होंगे। कोण बी ए सी और कोण सी ए डी ये भी आसन्न कोण नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जो साइड ए सी है वो कॉमन है, ओवेनिस्ट भुजा है, लेकिन ये ए सी बाकी दो भुजाओं के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जो कॉमन साइड है बाकी दो भुजाओं के बीच में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसलिए बी ए सी और सी ए डी जो कोण है वो भी आसन्न कोण नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आसन्न कोण के लिए जो ओवेनिस्ट भुजा है, जो कॉमन साइड है, वो बाकी दो भुजाओं के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, उसको हम लीनियर पेयर कहेंगे। दो कोण है, दो एंगल है, उनका योग अगर 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रैखिक योग। देखिए, मान लीजिए ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, ये वाला, ठीक है, और ये 120 डिग्री का है। अगर इन दोनों के माप को हम जोड़ें, दोनों की वैल्यू को जोड़ें, तो 120 और 60 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है तो वो क्या बनाएंगे? एक रैखिक युग्म बनाएंगे, एक सीधी रेखा बनाएंगे, इसलिए इसको रैखिक युग्म बोल रहे हैं। ठीक है, लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर लाइन बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, सीधी लाइन बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो रैखिक युग्म आपको समझ में आ गया, आसन्न कोण समझ में आ गया। इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद हमको देखना शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो जो कॉमन पॉइंट होता है जहां पर प्रतिच्छेद करती है वहां पर चार कोण बनते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4, यहाँ पे चार कोण बन रहे हैं, ये और ये। अब ये चार कोण में से जो दो कोण होंगे, देखिए ये जो बिंदु है ये शीर्ष है। ठीक है, ये बिंदु शीर्ष है। अब शीर्ष के अपोजिट साइड एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण, ये दोनों कोण जो होंगे आपस में क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इसी प्रकार ये दोनों, ये कोण और ये वाला कोण, ये आपस में अपोजिट साइड पर है, विपरीत साइड पर है। ठीक है, शीर्ष के विपरीत तरफ है, इसलिए ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती है, उस पॉइंट को हम शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष के अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में जो कोण होंगे उनको शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से कोण शीर्षाभिमुख है? देखिए, कोण ए ओ डी, मतलब ये वाला कोण, ठीक है, कोण ए ओ डी। अब इसके विपरीत दिशा में कौन सा कोण है? ये वाला कोण सी ओ बी, या इसको बी ओ सी भी बोल सकते हैं, है ना, और कोण सी ओ बी। इसी तरह ये दोनों कोण, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो कोण ए ओ डी और कोण सी ओ बी ये दोनों शीर्षाभिमुख होंगे आपस में, और कोण ए ओ सी और बी ओ डी ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख होंगे। क्लियर है? शीर्षाभिमुख क्यों है? क्योंकि शीर्ष के विपरीत दिशा में, ये भी शीर्ष के विपरीत दिशा में, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख नहीं। क्लियर है? ये कोण और ये शीर्षाभिमुख नहीं।
ये और ये आपस में शीर्षाभिमुख हैं, ये और ये आपस में शीर्षाभिमुख हैं। तो इस तरह से हमारे कोणों का जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ एंगल्स जो टॉपिक है, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।